हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेल थ्योरी के बारे में और सेल डिस्कवरी के बारे में। तो आज हम जानेंगे सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। आपको नाम तो ऐसे डिफिकल्ट से लग रहे होंगे, पर हम इसको मतलब बीच से उठा के इसको पार्टीशन करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, मतलब बिफोर। ये पुराने ओल्ड सेल होते हैं। और ये यूकैरियोटिक का मतलब है, यू का मतलब है ट्रू, ये नए टाइप्स के सेल है, मतलब कि एडवांस लेवल के। और कैरियोटिक मतलब कैरी ऑन। कैरी ऑन से आपको पता चल रहा होगा, कैरी ऑन हम किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को, क्योंकि हम न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, तो वर्ड्स में ये मतलब निकल रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब प्रिमिटिव एंड बिफोर, पुराने टाइप के सेल। और यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाले, जिनका जो न्यूक्लियस है वो एडवांस लेवल का है। तो इसमें जो ये जो सेल है, इनको जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड मतलब इनका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है। और इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे बैक्टीरिया, और साइनो बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे। इसमें जो हमारा, जैसे कि इनका जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल का, ये जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, वो ऐसा ही पड़ा है, उसके अराउंड कोई भी एक मेम्ब्रेन नहीं है। तो वो जो डीएनए है वो नेक्ड ही पड़ा है। और इधर जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो वेल डिफाइंड है। और इसमें तो ऑर्गेनेल्स होती नहीं है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही लाइसोसोम्स, ना ही गोल्जी अपरेटस। और इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। और इसका एग्जांपल आता है प्लांट्स एंड एनिमल सेल। इसमें तो सारा मटेरियल जो भी है वो नेक्ड है, ठीक है। सिर्फ एक सेल वॉल मिलेगी आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, बाकी का जो ऑर्गेनेल्स है वो तो होते ही नहीं, डीएनए प्रेजेंट होता है वो भी नेक्ड। पर ऐसी बात नहीं है कि इस सेल में यूकैरियोटिक सेल में सारी ऑर्गेनेल्स में मतलब सारी ऑर्गेनेली को एक प्रोटेक्शन मिल रही है। कुछ ऐसा भी मटेरियल है जो नेक्ड पड़ा है। वो क्या है? एक राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? यूनिवर्सल, जो आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिल जाएगा और यूकैरियोटिक सेल में भी मिल जाएगा। और ये किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो सेंट्रोसोम है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन, तो ये भी नेक्ड पड़ा है वहां पे। अब हम इसको एक नॉर्मल से डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके बाहर जो ये तेल जैसी
बनी है, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। ये किसके लिए हेल्प होता है? ये हेल्प करता है लोकोमोशन के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए। जैसे इसको इधर से उधर जाना है तो हम तो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी तो कुछ ना कुछ करते होंगे ना, किसी के माध्यम से चलते होंगे, तो इनके पास है फ्लैजिला। और ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, कोम लाइक ये थ्रेड्स जैसे, इसको हम, या हेयर लाइक जैसे आप बोल सकते हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं पिली। ये हेल्प करता है अटैचमेंट के लिए, मतलब एक सरफेस के ऊपर इसको कैसे अटैच होके रहना है उसके लिए। जैसे कि एक बैक्टीरिया हम देखते हैं तो बोलते हैं वो कहीं भी पाए जाते हैं, कुछ तो उनके पास होगा ना ऑर्गन की, वो इस पेन में है या एक कॉपी में है या कहीं पे भी है बैक्टीरिया, तो वो किसकी हेल्प से अपनी अटैचमेंट करते हैं? पिली से। और बीच में जैसे कि हमें पता है नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, पर न्यूक्लियोइड होता है इसके पास। क्या होता है? न्यूक्लियोइड। और बाहर की मेम्ब्रेन को हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इनर वाली, क्योंकि डबल लेयर क्या है, तो इनर वाली लेयर को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मैंने जैसे बोला कि यूनिवर्सल है राइबोसोम, तो राइबोसोम इधर भी पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो ज़्यादा इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर तो है नहीं, बस इतना सा ही है। और मेन इसका फ्लैजिला और पिल्ला ही याद करने चाहिए, क्योंकि पेपर्स में यही पूछा जाता है कि फ्लैजिला किसके लिए हेल्प होता है और पिल्ली किसके लिए हेल्प करती है। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जानेंगे हम कि कैसे होता है, कैसे ये वेल डिफाइंड है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का तो साइज भी छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल का साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम एक वॉल बनाएंगे सेल की। एक सेल है, कौन सा? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक जो कैसा है? टू न्यूक्लियस, क्योंकि इसके पास क्या है? वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिस। और इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? वेल डिफाइंड। आपको समझ आएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ वेल डिफाइंड। बाहर वाली लेयर को, ये मैं एनिमल सेल बना रही हूँ, इसके एग्जांपल मैंने आपको दो बताए हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लांट में दोनों ही होती है, सेल वॉल भी, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, पर एनिमल सेल में क्या नहीं होती है? सेल वॉल, और क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके पास एक लेयर है प्लाज्मा, और आप इसको बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन तीन चीजों से बनी होती है। पहला लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सचेंज करती है मटेरियल का इन एंड आउट ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल। तो ये हमने मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर दिया, पहला पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बीच में इसका होता है, जिसके हम बार बार बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की। ये बीच में न्यूक्लियस होता है।
न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? सेल का हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल का हेड। या तो मास्टर ऑफ सेल। मास्टर ऑफ सेल और हेड क्यों बोलते हैं? जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी फंक्शन हो रहे हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। मतलब मेन खजाना है ये एक सेल का। ये इसके बिना सेल की कोई अहमियत ही नहीं है। तो इसके बीच में एक छोटी सी बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने जान लिया। तो बीच में भी तो कुछ सेल के हो गए ना। एक लिक्विड टाइप, एक फ्लूइड टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फ्लूइड लाइक मटेरियल। और इसमें एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, इट इज मेन एरिना ऑफ सेल। मेन एरिना क्यों बोल रहे हैं? जो भी सेल ऑर्गेनेलिस है वो इसमें ही फ्लोट कर रही है, चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे आपका गोल्गी एपरेटस हो, चाहे आपका लाइसोसोम्स हो। ठीक है, तो इसको बोला है मेन एरिना। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं मेन एरिना ऑफ सेल किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं साइटोप्लाज्म को। तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हमने बात कर ली साइटोप्लाज्म की। अब ये जो फ्लूइड था ये था सेल के बीच का, पर न्यूक्लियस का फ्लूइड अलग होता है। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो सेल के बीच का फ्लूइड उसको हमने बोल दिया साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के बीच का फ्लूइड उसको हमने बोल दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर एक टर्म अराइज होती है कि हमने अगर किसी चीज को डिस्क्राइब करना है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म एक सेल की, तो हम उनको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म और एक साइटोप्लाज्म। इसके बाद ये हमें पता है न्यूक्लियोलस है, तो ये क्या काम करता है? इसका मेन ये फंक्शन होता है, जो भी प्रोटीन्स ये बनाता है या कंपोज करता है वो न्यूक्लियोलस मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसका मेन ये काम है। फिर आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल। हम इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर आपका ये बेसिक क्लियर हो गया तो आपके ये टर्म्स जो है ना, जैसे कि क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, वो सब क्या होते हैं, तो आपको समझने के लिए आसानी होगी। इसको सेपरेट से मैं समझाती हूँ। जैसे हमारा है ये न्यूक्लियस, उसके अंदर मैंने बोले छोटी सी बॉडी प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस। और ये है हमारा न्यूक्लियस। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ऐसे होता है वो थ्रेड लाइक, इतनी ज्यादा उसमें कॉइलिंग होती है। इसको, ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो थ्रेड है जो ऐसे ही पड़ी है, और ये कम से कम जितने मेरे हाथ फैल रहे हैं 2 सेंटीमीटर, इतना लंबा होगा ये। तो सोचो एक सेल जो नेक्ड आई से आप देख भी नहीं सकते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ही इतना लंबा पड़ा है।
तो उसको कैसे अरेंज करते हैं हम, कैसे अरेंज करता है सेल सॉरी। तो जब आप इस थ्रेड को निकाल के देखोगे तो आप सोचोगे कि ये सिंगल है, बट ये सिंगल नहीं है, इसकी शेप कुछ ऐसी होगी, दो थ्रेड आएंगे जिसको हम नाम क्या देते हैं, डीएनए का। जब हमने देखा ये थ्रेड लाइक कुछ है यहाँ पे, इसको जब हमने निकाला वहां से खींचा तो इसमें दो थ्रेड निकली जिसको हम नाम दे रहे हैं डीएनए का। फिर डीएनए के बाद हमने एक और चीज देखी कि इसमें प्रोटीन्स भी पाए जा रहे हैं। क्या? प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन्स भी पाए जा रहे हैं। और ये जो डीएनए प्लस प्रोटीन मिलके क्या बना देंगे, हमारा क्रोमोसोम्स। यस, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम ही तो नहीं हम बोलेंगे, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एक्स और वाई साइड से। ठीक है, तो जब ये कॉइलिंग मतलब जब ये कॉइलिंग फॉर्म में हम करते हैं ना, तब तो हम इसको क्रोमोसोम बोल देते हैं। पर जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे बिखरा पड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन। फिर से मैं इसको बताती हूँ कि जैसे ये स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि आप मान लो एक वूल है, जैसे हम जो निटिंग करते हैं ना, वो जो होता है वूल, जिसे हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं, वो ऐसे ही, वो थ्रेड ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, जब वो ऐसे ही पड़ा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, फिर हम उसको जब धागों को निकाल रहे, सेपरेट कर रहे हैं, तो उसमें दो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद जब हम उसकी कॉइलिंग करते हैं इस स्ट्रक्चर की, क्रोमेटिन की, हम वैसे ही कॉइल, ऐसी बात नहीं है कि ये कॉइलिंग नहीं है, इसके अंदर फिट ऐसे थोड़ी हुआ है। पर जब हम इसकी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली अच्छे से कॉइलिंग करते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम बोल देंगे वो क्रोमोसोम्स है। और जेनेटिक मटेरियल से ही हमें अपने कैरेक्टर्स पता चलते हैं। इधर इस स्ट्रक्चर में जीन्स भी होती हैं। तो जीन्स क्या डिस्क्राइब करती है कि हमारा स्किन कलर कैसा होगा, हमारी आईज का कलर कैसा होगा, हम दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो फिर ये डीएनए सबका सेम नहीं होता है। डीएनए ही एक चीज है जो हमारे डिफरेंसेस को बताती है। हमारे जो पेरेंट्स का डीएनए भी है वो भी 0.01% डिफरेंट होगा। सिर्फ एक डीएनए ही है जिसके बेसिस पे हमारा डिफरेंस पता चलता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे प्रेजेंट होता है। मैं जस्ट ओवरव्यू बना रही हूँ उसका। इसको हम बोल देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। अब पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये क्या प्रोड्यूस करता है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे कि मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ तो सबसे ज्यादा एनर्जी मेरी टंग में लग रही है ना, पर टंग तो मेरी छोटी है और पैर तो मेरे बड़े हैं। वैसे तो मैं खड़े अपने पैरों में, सेल सबसे ज्यादा वहां है, पर यही ATP जिधर ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यही हमारे सेल पास करते हैं, इसी के माध्यम से, माइटोकॉन्ड्रिया की। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। और इसके पास इसके खुद के डीएनए, इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है और प्रोटीन्स भी होते हैं, खुद ये सिंथेसाइज करता है।
और इसके बाद हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ऐसे अटैच होती है। जो आपके न्यूक्लियस का आउटर पोर्शन था ना, सॉरी छोटी वाली ये बॉडी थी ना, जिसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोइड, जिसको हम बोल रहे थे न्यूक्लियोइड, जो किस में हेल्प कर रही थी, प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो इसकी वॉल से ही ये अटैच होगा, इसकी वॉल से ही अटैच होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और इधर छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे जो प्रोटीन्स बनाते हैं। जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे उसको हम बोल देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनमें प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होंगे उनको हम बोल देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनका क्या काम है, जैसे मैंने बोला, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स करते हैं, प्रोटीन्स बनाएंगे और फिर उनको आगे भेज देंगे। कहाँ पे भेजेंगे, अब ये गोल्गी अपरेटस के पास, किसके पास, गोल्गी अपरेटस के पास। तो ये भी ऐसे ही पड़ी होगी यहाँ, प्लीज मेरी ड्राइंग को टफ ही बना रही हूँ ऐसे। ये आ गया आपका गोल्गी अपरेटस। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स बना लिए, सिंथेसिस कर ली, अब उसको आगे में तो भेजना है ना, तो वो भेज देगा गोल्गी अपरेटस के पास। गोल्गी अपरेटस को हम बोलते हैं पोस्ट हाउस, क्योंकि ये क्या करता है, पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि हम बात कर रहे थे गोल्गी अपरेटस के बारे में, तो जो भी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हुआ किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कौन कर रहा है इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास क्या है, प्रोटीन्स। और ये था हमारा स्मूथ, जिसके पास क्या नहीं था, प्रोटीन्स। ये स्टीरॉइड वगैरह की वो करता है सिंथेसिस। और इसके बाद ये जितने भी प्रोटीन्स हैं ये कहीं ना कहीं को तो जाते होंगे ना, तो फिर ये ट्रांसफर हो जाते गोल्गी अपरेटस के पास, और ये क्या करती है, उन प्रोटीन्स की पैकेजिंग, क्या करती है, उन प्रोटीन्स की पैकेजिंग। और जब ये पैकेजिंग करेगी तो ये जहाँ जहाँ आपकी बॉडी को या सेल को नीड है, जिस चीज की, वहां वहां ये पहुंचा देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं और पोस्ट हाउस ऑफ सेल। ये पैकेजिंग करेगी और जहां जहां सेल में जो जो नीड है वो उसको पहुंचा देगी। उसके बाद आपका लास्ट बचता है लाइसोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं सेल के पास जो उसको नहीं चाहिए होता है, जो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट ये निकालता है, तो इसको ये एनगल्फ कर देते हैं, इसको ये खा जाते हैं। और जब सेल भी डेड हो जाता है तो लाइसोसोम उसको भी एनगल्फ कर लेता है। तो बस ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी, सेमी परमेएबल
क्या कर रही थी ये, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल। उसके बाद हमने क्या देखा था, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी फ्लूइड की तरह 80% ऑफ सेल किसका बना होता है, फ्लूइड का। उसमें ये सारी ऑर्गेनेलिस फ्लोट करती है। और एक और चीज, सेल ऑर्गेनेलिस को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ऑर्गन्स। जैसे हमारी बॉडी में लीवर है, किडनी है, वो हमारे ऑर्गन्स है, और हमारे सेल के अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनेलिस, उसको हम बोलते हैं स्मॉल ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसको फिर हम बोल रहे थे, जो बीच में सर्कल टाइप चीज थी उसको हम बोल रहे थे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी बॉडी थी जिसको हम बोल रहे थे न्यूक्लियोलस, जो क्या कर रही थी, प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद मैंने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेल का फ्लूइड, पर इसका फ्लूइड क्या है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इसके फ्लूइड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और हर एक ऑर्गेनेल की अपनी अपनी एक आउटर लेयर होती है प्रोटेक्ट करने की। जैसे न्यूक्लियस की थी इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये पॉइंट मैंने स्किप कर दिया था, पर इसको आप ऐड कर लेना कि जैसे सेल की है ना प्रोटेक्टिंग लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी तरह न्यूक्लियस की भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। उसी तरह बाकी ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उनकी भी अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके बाद हमने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो 2 टाइप्स की होती हैं, स्मूथ और रफ। रफ क्यों बोल रहे थे हम, क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट थे जो क्या कर रहे थे, प्रोटीन की सिंथेसिस। और स्मूथ हम क्यों बोल रहे थे, जो प्रोटीन की सिंथेसिस या प्रोटीन जिनमें प्रेजेंट नहीं थे। उसके बाद हमने बात की गोल्जी अपरेटस की, तो जो भी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रहा है उसकी पैकेजिंग में कौन हेल्प कर रहा है, गोल्जी अपरेटस। वो सारा पैकेजिंग करके जिस सेल को नीड है या बॉडी में जहां जहां नीड है वो उसको पहुंचा दे रहा था। उसके बाद हमने बात की लाइसोसोम्स की, जिसको हम बोल रहे थे सुसाइडल बेड। क्यों, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल या जो भी सेल का वेस्ट है उसको हम ऐसे तो नहीं रहने देंगे सेल में, सेल ऐसे तो नहीं रहने देगा ना अपने में, कुछ तो करेगा उसको बाहर निकालने के लिए। तो उसके लिए उसने चीज बनाई लाइसोसोम, एक ऑर्गेनेल जो क्या करती है, उनको डाइजेस्ट या खा जाती है, तभी इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। तो बस ये कुछ ऐसी चीजें थी इंपॉर्टेंट।